हेलो एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैनर्स, फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो इससे पहले जो इस सब्जेक्ट में जो मैनर्स का जो हमारा पार्ट था, तो मैनर्स का पार्ट जो था वो सर करा चुके हैं कंप्लीट। बाकी कुछ रह रहा है मैनर्स का, तो वो करा देंगे। तो हम करेंगे शुरुआत इसमें फर्टिलाइज़र से। तो फर्टिलाइज़र्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में हमारा है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको शुरू करेंगे हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में कि फर्टिलाइज़र्स क्या है, ठीक है। तो अब जैसे कि ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन्स हैं, आदमी हैं, ठीक है। तो हमें अपनी हेल्दी रहने के लिए, अपनी दिनचर्या और अपने पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए जैसे हमें फूड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उन्हें पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की। और न्यूट्रिएंट्स को वो कैसे लेंगे? तो उसमें हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप को हम प्रॉपरली फर्टिलाइज़र्स देंगे, जैसे इंसान को ज़रूरत होती है फूड्स के लिए, इसी तरह प्लांट्स को केमिकल की ज़रूरत होती है। तो हम फर्टिलाइज़र्स के द्वारा उसको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, एक पौधे के लिए जो एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है, जितने आवश्यक पोषक तत्व एक पौधे को चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी पूर्ति करता है। तो कैसे करेगा वो? तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स का अप्लाई करते हैं अपनी फील्ड में, तब वो प्लांट्स उसमें एब्जॉर्ब करेगा उस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या इसका यूज है फर्टिलाइजर्स का? तो वो है हमारा इम्प्रूव प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है, उसकी ग्रोथ वृद्धि के लिए तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम यील्ड की भी बात करेंगे। ग्रोथ मतलब वृद्धि और यील्ड मतलब उपज, ठीक है। हमें पौधे की वृद्धि भी चाहिए और उसमें हमें उपज भी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र का इसीलिए अप्लाई करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और अधिक उपज के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है थर्ड हमारा सॉइल फर्टिलिटी का, ठीक है। तो हम इसमें सॉइल में ऐड करते हैं, तो ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करेगा या इम्प्रूव कर रहा है हमारा फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स आर फूड सप्लाइंट्स फॉर प्लांट एंड नीड सोलर न्यूट्रिएंट्स, जो मैं बता चुका हूँ अपना क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के बारे में कि जिसमें हमें आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें सोलर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो हमारी प्लांट्स की हेल्थ के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये कोई इंट्रोडक्शन हो गया कि फर्टिलाइज़र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, फर्टिलाइज़र क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये इसका कारण हो गया। इसके बाद इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, मतलब इसको फर्टिलाइज़र्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे अगर हमें बताना हो कि फर्टिलाइज़र्स की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर द मटेरियल, यानी फर्टिलाइज़र्स वे मटेरियल हमारे जो नेचुरली और मैन्युफैक्चर, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है, और मैन्युफैक्चर हमारा जो आर्टिफिशियल रूप से, या हम कहते हैं कि प्लांट एक मशीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर। तो प्राकृतिक रूप से और मैन्युफैक्चर तरीके से जो हमें अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ और प्लांट के विकास के लिए जो हमें एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं, अप्राकृतिक या प्राकृतिक रूप से जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फर्टिलाइजर्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में हम इसे भी बोल सकते हैं कि ए फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। यहाँ हम सिंथेटिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वहाँ हमने मैन्युफैक्चर लिख दिया और नेचुरल लिख दिया, तो यहाँ हम कह सकते हैं नेचुरल और सिंथेटिक, यानी जो हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं उस चीज़ को। नेचुरल मतलब जो प्रकृति में मिल ही रहा है हमें बना बनाया, ठीक है। तो जो प्राकृतिक रूप से और सिंथेटिक रूप से जो हम सॉइल्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स की वृद्धि के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए, ठीक है।
तो उसके लिए जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी जो उसकी आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी कर सके प्लांट्स, तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजर्स। तो ये दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। इसके बाद हम अपने इंडिया की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ये हमारा कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 1896 में हमने इसका आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज किया था। आर्टिफिशियल मतलब जो एक तो नेचुरल हो गया, एक हम जो बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो बना के हमने यूज किया वो 1896 में सबसे पहली बार उसका यूज़ किया गया। तो वो क्या था हमारा चिलियन नाइट्रेट। ठीक है, उस फर्टिलाइजर्स का नाम था चिलियन नाइट्रेट। ठीक है, तो उसको एक फर्टिलाइज़र के रूप में सबसे पहले इंडिया में 1896 में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इसके साथ ये जो 1905 से पहले 1905 के दौरान क्या होता था, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ये चीज़ें अभी भी है। लेकिन ये पहले क्या होता था कि 1905 में हमारे इसके ऊपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, इन सभी को हम इंपोर्ट करते थे और तब इसका इस्तेमाल करते थे। यानी कि ये जो जितने भी फर्टिलाइजर्स मैंने यहाँ लिखे हैं बताए हैं, ये सब कैल्शियम नाइट्रेट हुआ है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तो ये सब पहले हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट मतलब दूसरी जगह से हम इसको मंगाते थे, चाहे दूसरी कंट्री से या दूसरे देश से हम इनको इंपोर्ट करते थे। ये भारत में सब नहीं बनते थे, इंडिया में, तो इनको इंपोर्ट किया जाता था और तब इनका हम इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चला हमारा कब तक, 1905 से पहले तक। उसके बाद ही इंडिया में ये सब चीज़ें बननी स्टार्ट और यूज करनी शुरू हुई। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में हम बात करेंगे इसकी कुछ फॉर्म्स। ठीक है, कितनी तरीके से ये होता है। तो जनरली इसकी 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक होगी ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब दानेदार, ग्रैनुलर का मतलब है हमारा दानेदार। ठीक है, तो इसको हम सॉइल में अप्लाई करेंगे और ये वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, यानी कि जल घुलनशील, पानी में आसानी से घुल जाने वाले। ठीक है, तो एक फॉर्म इसकी होगी हमारी ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब एक दानेदार फॉर्म में ये हमारा फर्टिलाइजर रहेगा जिसको हम सॉइल में अप्लाई करेंगे, और ये वाटर सोल्यूबल भी रहेंगे जो कि वाटर में आसानी से घुल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में आसानी से घुल जाने वाले। तो एक फॉर्म ये हमारी ग्रैनुलर होगी यानी दानेदार। ठीक है, एक होगी हमारी पाउडर। पाउडर मतलब एक पाउडर के रूप में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिजोल्व इन वाटर, पानी में हम इसको डिजोल्व करेंगे या मिलाएंगे और फिर इसको लिक्विड फॉर्म में हम इसमें सॉइल्स में इसको अप्लाई करेंगे, या बोल सकते हैं कि स्प्रे करना है ना। कभी कभी हम क्रॉप में स्प्रे के रूप में भी फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं। तो जो स्प्रे हम करते हैं तो वो एक पाउडर फॉर्म में हमारा फर्टिलाइज़र होगा जिसको वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, मिलाएंगे और उसके बाद उसे हम अपनी सॉइल में अप्लाई करेंगे या उसको स्प्रे करेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी हमारी लिक्विड। ठीक है, एक ग्रेनुलर हो गया, एक पाउडर के रूप में आ गया, और तीसरा ऑलरेडी लिक्विड है। ठीक है, बिल्कुल वो तरल पदार्थ है, एक हमारा लिक्विड है। तो वो तो इसको डायरेक्टली हम मिक्स करके पानी के साथ और अप्लाई कर देंगे या छिड़काव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली इसको लिया, थोड़ा इसमें जो पानी की मात्रा है वो उसमें डाली, उसका जो रेशो है कि कितना वाटर इसमें डलेगा उस रेशो में डाल के हम इसको अप्लाई करेंगे सॉइल में और इसको यूज करेंगे। तो इसकी ये जनरली 3 फॉर्म्स होती हैं, ग्रैनुलर, पाउडर्ड और लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। फर्टिलाइज़र को 3 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे होते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सेकंड हमारे कॉम्प्लेक्स, और थर्ड हमारे होंगे मिक्स फर्टिलाइज़र। तो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र या हमारे सिंपल फर्टिलाइज़र भी इसको हम बोलते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे। इसमें देखेंगे कि स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं,
कॉम्प्लेक्स के बारे में और मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ठीक है, पहला है हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र या इसको हम बोलेंगे सिंपल फर्टिलाइजर्स भी इसको हम बोल सकते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र या सिंपल फर्टिलाइज़र। तो ये स्ट्रेट फर्टिलाइज़र हमारे क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रेंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रेंट को, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रेंट आप जानती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी न्यूट्रेंट, ठीक है। तो प्राइमरी न्यूट्रेंट्स या मेजर प्राइमरी न्यूट्रेंट्स, ठीक है। तो सिर्फ एक न्यूट्रेंट्स को अप्लाई करेगा, प्रदान करेगा, हमारा वो कहलाएगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। चाहे वो हमारा नाइट्रोजन हो सकता है या फॉस्फोरस हो सकता है या पोटेशियम, किसी एक को वो प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है हमारा लाइक यूरिया, ठीक है। यूरिया के साथ साथ है हमारा नंबर 2 पे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। तो इसमें हमारा क्या आएगी, केवल एक प्राइमरी न्यूट्रेंट हमको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसकी जो ये 3 फॉर्म है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, तो आगे भी हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, पोटेशिक और फॉस्फेटिक, ये आगे जाके इसमें मिलेंगे हमको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नंबर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो इससे कितना अंतर है इसमें हम बात कर रहे थे तो सिर्फ एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रेंट हमको मिल रहा है इसमें स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 या 3, ठीक है, 2 और 3 प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। और जनरली एक केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ों को हम, जैसे कि ये DAP हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, हमारा नाइट्रोफॉस्फेट, एक हो गया हमारा अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे 2 केमिकल्स को मिला के, जो ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन हो गया, और जनरली ये ग्रेनुलर फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। ग्रेनुलर मतलब जो दानेदार, बता चुके हैं हम इसमें, दानेदार के फॉर्म में ही ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हमारे पाए जाते हैं। DAP तो आपने देखा होगा, यूज किया होगा, तो वो एक दानेदार के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा इसका ये है मिक्स फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो स्ट्रेट की बात होगी, कॉम्प्लेक्स, तो मिक्स फर्टिलाइज़र नाम से ही शो हो रहा है कि ये मिक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे मिक्स करते हैं, मैनुअली, ठीक है, मैनुअली हम इसको फर्टिलाइज़र को मिक्स करेंगे। और ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स के और स्ट्रेट फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में इसमें क्या डिफरेंस है कि ये हमारा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 जो प्लांट न्यूट्रेंट्स हैं उसको ये प्रदान करेगा। हमारा मिक्स फर्टिलाइज़र के द्वारा हमको 2 या 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रेंट्स हमें मिलेंगे। प्राइमरी हम बता चुके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि हमारे मेजर प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको मैनुअली इसको मिक्स करके हम इसको मैकेनिकली और मैनुअली मिक्स करके इसको हम बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे मिक्स फर्टिलाइज़र, ठीक है। इसके बाद इसका जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें कई इसके आधार हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे या क्लासिफाई करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स को। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें एक कंसंट्रेशन हमारी लो होगी और एक कंसंट्रेशन होगी हमारी हाई, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन वाले फर्टिलाइजर्स में क्या है और हाई कंसंट्रेशन वाले फर्टिलाइजर्स में क्या होगा वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी प्लांट न्यूट्रेंट्स के लिए ही हम इसको बात कर रहे हैं। प्राइमरी ये लिखा है यहाँ पे, सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो मेजर 3 प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हैं हमारे, सिर्फ इन्हीं के बारे में हम इसमें देखेंगे कि किसमें कितना % है जो लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र है
तो और एक है हमारे हाइट, ठीक है। तो लो फर्टिलाइजर्स में क्या है, जो 25% से कम, ठीक है, फर्टिलाइजर जो 25% से कम प्रदान कर रहा है हमें न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स की हमारी मात्रा है वो 25% से कम मिल रही है हमें, ठीक है, तो वो हमारे हो गए लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र। तो उसमें वो हमारा हो गया एसएसपी, एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, और एक हमारा हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एसएसपी में हमारा जो फॉस्फोरस की हमें जो मात्रा मिली है वो 16% है, और सोडियम नाइट्रेट में जो हमें नाइट्रोजन की मात्रा है यहाँ पे वो भी मात्र 16% है, ठीक है। तो 25% से भी कम ये न्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारे हो गए लो कंसंट्रेशन वाले। अब इधर हम बात करते हैं हम हाई कंसंट्रेशन वाले, ठीक है। तो 25% से कम तो लो हो गए हमारे, और जो 25% से ऊपर हैं मोर देन 25% वो हमारे हो गए हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र या हाई कंसंट्रेशन वाले फर्टिलाइज़र। तो 25% से जो ज़्यादा हमें मिल रहा है वो हमारा एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया में हमको कितना परसेंट मिल रहा है, 46, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट में हमको कितना मिल रहा था, 16 या 16%। तो ये डिफरेंस हम यहाँ देख सकते हैं कि लो और हाई कंसंट्रेशन का, कि इस तरह से भी इसको हम वर्गीकृत या क्लासिफाई कर सकते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स को, कि एक लो वाले हो गए और एक तरफ हो गए हमारे हाई। तो हाई में हमारा यूरिया हो गया 46% नाइट्रोजन के साथ, और दूसरा हो गया हमारा एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, इसमें भी परसेंटेज बहुत है 82.2%, ठीक है, और अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, इसमें हमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों की मात्रा मिल रही है। तो 20% नाइट्रोजन और 20% P2O5 या फास्फोरस हमें मिल रहा है। तो ये एक कंपैरिजन भी हो गया और क्लासिफिकेशन भी हो गया हमारा बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो एक भी कंसंट्रेशन के आधार पे हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसका करेंगे फिजिकल फॉर्म के आधार पर इसका क्लासीफाई इसको करेंगे, फिजिकल या भौतिक अवस्था बोल सकते हैं, भौतिकता के आधार पर। तो फिजिकली क्या होती हैं चीज़ें, जो फॉर्म होती हैं हमारी फिजिकल फॉर्म, वो हमारा हो गया सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ये दो फॉर्म हमारी फिजिकल में आ गई, सॉलिड फर्टिलाइज़र और नंबर सेकंड हो गया लिक्विड। तो सॉलिड में हमारा एक ये पाउडर की फॉर्म में आ गया। तो पाउडर की फॉर्म में जो हमको फर्टिलाइजर्स मिल रहा है उसका नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट या एसएसपी, ठीक है। एक क्रिस्टल फॉर्म होती है, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। पाउडर तो देखा ही होगा, एक लैब में अगर देखा हो तो एक क्रिस्टल के रूप में भी जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है, एक क्रिस्टल के रूप में हमारा अमोनियम सल्फेट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें या पता होनी चाहिए कि अमोनियम सल्फेट जो हमारा क्रिस्टल के रूप में होता है। प्रिल्स के रूप में हमारा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट ये प्रिल्स फॉर्म में आ गए हमारे। ग्रेनुल्स, होल एंड ग्रेनुल्स, ठीक है, ग्रेनुल्स में बता ही चुका हूँ वो दाने वाला। और ये सुपर ग्रेनुल्स, इसमें हमारा यूरिया सुपर ग्रेनुल्स की फॉर्म में सॉलिड फर्टिलाइजर्स आ गए यहाँ पे। तो ये सॉलिड की फॉर्म में हो गए हमारे, और इधर हमारे लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में जो हम इसको अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे इरिगेशन वाटर, या जो हम सिंचाई करते हैं तो इरिगेशन वाटर या डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो जैसे कि हम सिंचाई कर रहे हैं तो जो सिंचाई का जो हमारा पानी है, ठीक है, खेत में हम सिंचाई करनी है, फसलों को पानी देना, तो जो हमारा वाटर रहेगा उसमें भी इसको हम मिक्स कर सकते हैं। इस लिक्विड फॉर्म में रहेगा, पानी की तरह रहेगा वो तरल पदार्थ। तो या फिर उसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हमने फोलियर एप्लीकेशन बताई थी। तो फोलियर स्प्रे भी हम इसका कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी लिक्विड फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में भी हमारी इसमें दो टाइप्स होगी, एक होगी क्लियर लिक्विड फर्टिलाइज़र, ठीक है, और एक होगी हमारी सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो द फर्टिलाइज़र आर कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से जो हमारे फर्टिलाइजर्स पानी में घुल रहे हैं या घुलनशील हो गए या मिल गए, ठीक है, वो हो गए क्लियर लिक्विड। और सस्पेंशन में क्या है हमारा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर सस्पेंडेड एज फाइन पार्टिकल इन वाटर,
ठीक है। तो ये पूरी तरह से हमारा पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। जो सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं ये हमारा पूरी तरह से नहीं होगा। कुछ इसके फाइन पार्टिकल, कुछ इसके जो पार्टिकल्स हैं, तत्व हैं, ठीक है, वो हमें शो होंगे, दिखेंगे। तो बस यही अंतर है इसमें कि क्लियर लिक्विड जो पूरा घुल गया पानी में, और सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइज़र तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हमको दिखेंगे, ये पूरी तरह से 100% इसमें घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फिजिकल फॉर्म या भौतिकता के आधार पर हमारा वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं नेचर की, ठीक है, नेचर या इसकी प्रकृति, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फर्टिलाइज़र। तो एक इसमें हमारा एसिड और लिक्विड, एसिड फॉर्मिंग और लिक्विड फर्टिलाइज़र, एसिड या अम्ल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन से फर्टिलाइज़र जो हमारे एसिड रेजिड्यू छोड़ेंगे सॉइल में, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र हैं ये क्या काम कर रहे हैं हमारा, कि हमने इसको सॉइल में अप्लाई किया, ठीक है, और वहाँ पे ये एक रेजिड्यू या एक अवशेष या अपशिष्ट पदार्थ छोड़ रहे हैं, वो भी किस फॉर्म में, एसिड फॉर्म में या अम्ल की फॉर्म में, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र्स को यूज करने से हमें एक कहते हैं कि एसिड या अम्ल, तो जिन फर्टिलाइज़र को हम यूज कर रहे हैं फील्ड में, तो हमें एक एसिड के रूप में कुछ अवशेष प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो फर्टिलाइज़र एसिड दे रहा हो, ठीक है, जिसके यूज करने से हमें एसिड की मात्रा मिल रही हो या एक रेजिड्यू मिल रहा हो, एक पदार्थ ऐसा मिल रहा हो जिसमें कि एसिड की मात्रा अधिक है या अम्लता उसकी अधिक है, तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे। ऑलरेडी अगर सॉइल एसिडिक है, अगर ऑलरेडी सॉइल हमारी अम्लीय है, ठीक है, और उसमें इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो उसकी मात्रा अम्ल की और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, अल्कलाइन सॉइल में, ठीक है। अब एसिड सॉइल है, उसका पीएच 7 से नीचे जा रहा है, ठीक है, और वहाँ हम इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे तो वो पीएच और डाउन हो जाएगा, और अम्लीय हो जाएगी वो, ठीक है। अल्कलाइन में क्या हमारा मोर देन 7 pH, तो अल्कलाइन का पीएच हाई रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम अगर एसिड को यूज करेंगे तो वो कुछ उसको कम करेगा, ठीक है, उसको बढ़ाएगा नहीं, उसको कम ही करेगा या रिड्यूस करेगा। तो जहाँ ऑलरेडी अगर सोइल हमारी एसिडिक है तो वहाँ इसको हम यूज नहीं करेंगे, और अगर अल्कलाइन कंडीशन में सोइल है तो वहाँ हम इसको फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, जिससे कि वो उसकी अल्कलिनिटी को कम करे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या है, फर्टिलाइजर विच लीव एन अल्कलाइन रेजिड्यू, ठीक है, तो इसमें जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर में हमारा जो एसिडिक रेजिड्यू हमको प्राप्त हो रहा है या वो उसमें छोड़ेगा, और इसमें क्या हो रहा है, एल्कलाइन या अल्कलाइन रेजिड्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम उल्टा करेंगे कि अगर हमारी सोइल एसिडिक है तो हम इसको यूज करेंगे, जो हमको अल्कलाइन हमको मिल रहा है रेजिड्यू, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमको मिल रहा है वो एक अल्कलाइन फॉर्म में है, तो हम उसको एसिडिक सोइल में डालेंगे जिससे कि उसका लेवल अच्छा हो जाए सोइल का, या कहेंगे उसको न्यूट्रल हो जाए हमारी सोइल, ठीक है। तो ये हमने नेचर के आधार पे दो तरह के हो गए हमारे, एसिड वाले और एक लिक्विड, या इसको अल्कलाइन बोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक अवस्थाओं के बारे में, फर्टिलाइजर्स की भौतिक अवस्थाएं। तो ठीक है, एक हमारा हो गया हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर में क्या है हमारा, जो एनवायरनमेंट से या वातावरण से, ठीक है, एनवायरनमेंट से जो हमको मॉइस्चर, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा या नमी को अवशोषित करेगा, हिंदी में अगर बोलें तो, कि
इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर में, वो किस तरह से वर्क करेंगे, जो एनवायरनमेंट से हमारा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा, या ऑब्जर्व करना तो आप जानते होंगे, उसको ले रहा है या खींच रहा है, तो मॉइस्चर को वो एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हो गया हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, एक इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेकंड है वो होगी हमारी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता, या कितना सोल्यूबल है, कितना घुलनशील है हमारा फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये होगी हमारी सोल्यूबिलिटी या घुलनशीलता। ठीक है, ठीक है, एक होगी हमारी नंबर थर्ड ग्रेनुअल हार्डनेस। ठीक है, जो हमारे जो ग्रेनुल मतलब दानेदार, हम दाने की बात करते हैं तो उसके जो वे दाने हैं उसकी जो हार्डनेस या उसकी कठोरता। ठीक है, दाने की कठोरता, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज होगी कि उसकी कठोरता या उसकी मोटाई दानों की कितनी है हमारी। ठीक है, एक हो गया हमारा फ्री मॉइस्चर कंटेंट। फ्री मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर फ्री, किसी भी तरह का कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं मिलना, तो एक मॉइस्चर फ्री रहना भी एक इसकी हमारी प्रॉपर्टीज होगी। और एक प्रॉपर्टी जो हमारी होगी पार्टिकल साइज। ठीक है, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है, तो एक प्रॉपर्टीज हमारी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू साइज, कि कितना बड़ा उसका पार्टिकल्स का साइज है, स्मॉल है या लार्जर है, किस तरह के हैं। एक हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पे जाके वो हमारे पिघलते हैं या कहते हैं घुल सकता है। मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पॉइंट पे जाके, किस स्थिति में, किस कंडीशन में जाके जो हमारा फर्टिलाइजर से वो पिघल रहा है या मेल्ट हो रहा है, तो वो हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ये भी एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे, जिस स्थिति में आके हमारे फर्टिलाइजर पिघल रहा है। ठीक है, और एक हमारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये इसकी कुछ हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं फर्टिलाइजर्स की। बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो वो होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भौतिक की हमने बात की, अब करेंगे केमिकल या रासायनिक। ठीक है, तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट। तो नेचर एंड ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट मतलब जो हमारे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट हैं, जो हम फर्टिलाइजर से अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो हम न्यूट्रेंट्स हमको मिल रहा है, तो उसका नेचर और उसका अमाउंट या उसकी मात्रा, कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, कितना हमको अपना फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना है। ठीक है, फर्टिलाइजर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमारा बात कर रहे हैं हम इसके अमाउंट की, उसकी मात्रा की। हम फर्टिलाइजर्स की मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी मात्रा की, न्यूट्रेंट्स की मात्रा। ठीक है, न्यूट्रेंट चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास जो भी है, तो उसका अमाउंट उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके आधार पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज एक ये होगी हमारी। एक हमारा हो गया एसोसिएटेड एलिमेंट, कौन से एलिमेंट उसमें एसोसिएट हैं या मिले हुए हैं या मिश्रित हैं। ठीक है, कितने हमारे एलिमेंट्स इसमें एसोसिएटेड हैं। ठीक है, उसके बाद उनका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब वो केमिकली जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो वो जो किस तरह से हमारा वो रिएक्शन कर रहा है, ये एक प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है हमारी साल्ट इंडेक्स। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ साल्ट। साल्ट्स का मतलब आप समझती हैं, साल्ट्स में हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि सुना होगा आपने TDS वर्ड सुना होगा, टोटल डिजोल्व साल्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम हो सकता है। तो काफ़ी सारी तरह की हमारी जो साल्ट्स होती है। ठीक है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, KCl बोल सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी हमारी जो साल्ट्स होती हैं, तो हम उन साल्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल साल्ट्स होती हैं। तो ये हमारा एक इंडेक्स होता है
साल्ट का। तो हम एक साल्ट इंडेक्स भी है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा हमारा, ठीक है। तो इन सब का मेन चीज़ क्या है कि अचीव करना है हमको हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लीस्ट डैमेज टू सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। यानी कि जो हमें हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको, उसका जो डैमेज है वो लीस्ट मतलब कम से कम, उसको अपनी सॉइल को कम से कम नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, और अधिक से अधिक हमको उपज या उत्पादन लेना है। तो ये हमको अचीव करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं कि जो हमारा फर्टिलाइजर्स है उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम हो, ठीक है। तो अधिक से अधिक हमको उपज लेनी है, कम से कम हमारी सॉइल डैमेज हो, कम से कम जो उसका प्राइस हो हमारे फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन फर्टिलाइज़र स्कैन, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें फर्टिलाइज़र की क्या स्थिति है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक है। कंज्यूमर मतलब इसकी जो खपत हम कर रहे हैं, इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा जो फर्टिलाइज़र्स हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं, तो वो उस तीसरे नंबर पे हमारा देश है जो सबसे ज़्यादा केमिकल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में नंबर 3 पे हमारा देश है सबसे ज़्यादा केमिकल का कंज्यूम करने में, ठीक है। तो अभी क्या हमारा 59 जो हमारे फर्टिलाइज़र्स के प्लांट्स लगे हैं हमारी कंट्री में, यानी इंडिया में 59 बड़े फर्टिलाइज़र्स के प्लांट्स लगे हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि 59 इतने बड़े बड़े हमारे इंडिया में प्लांट्स हैं जहाँ फर्टिलाइज़र्स बनता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो करंट कैपेसिटी कितनी है, वो 12.1 मिलियन टन, ठीक है। तो करंट जो कैपेसिटी इंडिया की है हमारी वो है 12.1 मिलियन टन पर एनम, ठीक है, एक साल में। तो एक साल में कितनी है, 12.1 मिलियन टन एक साल में हम इसकी फर्टिलाइज़र्स की ये कैपेसिटी यहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। और जो हमारा जो इंडिया में जो फर्टिलाइज़र्स का जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा हमको सब्सिडी मिलती है। जनरली देखा होगा कि जब फर्टिलाइज़र्स की बात आती है, यूरिया, डीएपी, इस तरह की हम फार्मर्स बात करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी सब्सिडी किसानों को दी जाती है। तो जो फर्टिलाइज़र का जो हमारा सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। और इंपोर्ट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से जो हम मंगा रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब जो हमारी अपनी मांग पूरी नहीं हो रही है, डोमेस्टिक एरिया पे हम इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पूरा करने के लिए हम दूसरे कंट्री से, दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है कितनी सब्सिडी दी, 14% तक इसमें सब्सिडी में हर साल इसको सब्सिडी दे रही है, 14% इन फिस्कल डिफिसिट एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो ये इंडिया फर्टिलाइज़र स्कैन में। और आगे 2 पॉइंट और है हमारे। तो एक होता है हमारा फर्टिलाइज़र ग्रेड, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र ग्रेड में हमारा एक अमाउंट होता है हमारा, या इसको परसेंट में हम बोलेंगे, ठीक है, टोटल कंजम्पशन, यानी कि कितना फर्टिलाइज़र हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम 3 पॉइंट लिए हैं, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स लिए हैं अपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, मेजर हमने 3 इसमें 3 ग्रेड लिए हैं। तो नाइट्रोजन का जो अकेले नाइट्रोजन का जो है कंजप्शन वो है हमारा 71%। फर्टिलाइज़र्स में हम बात करें अगर तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन का 71%, फास्फोरस का हमारा 22%, ठीक है, और पोटेशियम का हमारा 7%। तो नाइट्रोजन का
इतना है, फास्फोरस का इतना, पोटेश का इतना कम क्यों है, ठीक है। तो जो पोटासिक जो फर्टिलाइज़र है हमारे, ठीक है, ये भारत में, इंडिया में इतनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसको हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, दूसरे देशों से इसको मंगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो कंजप्शन है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, मात्र 7%, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ यूरिया की, ठीक है। मात्र जो हमारा फर्टिलाइज़र यूरिया है, यूरिया में हमको 85% जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कंजप्शन हमारा यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा मात्रा ये 85%, ठीक है। और 58% क्या है हमारी ये टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो टोटल कंजप्शन हो रहा फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का, वो हो रहा है 58, और उसमें भी 58 में भी ये 85% जो हमारा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट की, तो इसका जो लगभग इसकी मात्रा ये है 66%, ठीक है। तो जो हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है और इन इंडिया में उसका जो कंजम्पशन हो रहा है हमारा यूरिया में 66% है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हमारा, बात करें तो रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट होता है एक है हमारा पोटास, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, इसको दूसरी कंट्री से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी कम है, इसको हम और दूसरे देशों से इसको करते हैं, तो इसलिए इसका जो कंजप्शन है हमारा सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर्स का। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद जो हमारे मेजर हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उसी बेस पे हम फिर सिर्फ बात करेंगे आगे जाके नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम इसमें शुरू करेंगे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या है, और उसके बाद फॉस्फेटिक और फिर पोटेसिक, ये मेन 3 पॉइंट है इसमें फर्टिलाइज़र्स में। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।